नमस्कार दोस्तों। दिन था 31 अक्टूबर 1984। सुबह का वक्त था जब इंदिरा गांधी अपने बंगलों से निकलकर पास के ही एक बंगलों में जा रही थी। वहीं उन्हें एक ब्रिटिश अभिनेता और फिल्म मेकर को इंटरव्यू देना था। इमारतें दोनों पास में ही था, इसलिए इंदिरा गांधी ने गाड़ी लेने के बजाय पैदल चलने का फैसला करती है और पैदल ही निकल पड़ती है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं, वैसे ही उनका एक बॉडीगार्ड वहीं पे जो मौजूद था, उनके सुरक्षा में तैनात था, वो उनके सामने आता है और अपने रिवॉल्वर निकालता है और ठाए ठाए करके 3 गोलियां चला देता है। गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ते हैं और उसी पर वहीं मौजूद दूसरे बॉडीगार्ड अपना ऑटोमेटिक गन निकालता है और इंदिरा गांधी पर लगातार फायरिंग शुरू कर देता है और पल में ही इंदिरा गांधी को 50 गोलियां लग जाती है। हालांकि उनकी सांसें अभी भी चल रही थी और तुरंत ही उन्हें अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने लाख मशक्कत करने के बावजूद भी जान नहीं बचा पाया और ये खबर फैलते ही पूरे भारत में सन्नाटा सा छा गया। किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि देश के प्रधानमंत्री को उनके ही सुरक्षा गार्ड ने मार दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 2D एनिमेशन के जरिए जानेंगे इंदिरा गांधी की हत्या कैसे और क्यों किया गया था। 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बने थे। शुरुआत में लोग उन्हें बहुत ही हल्के में लेते थे। उनके राजनीतिक विरोधी दल उन्हें एक कमजोर नेता मानते थे और कुछ समय के प्रधानमंत्री कहकर उन्हें तंज कसते थे। लेकिन आने वाले सालों में इंदिरा गांधी ने अपने फैसले से सबको गलत साबित किया। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और पूरे देश में आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ा और जब नतीजा आया तो पूरा देश हैरान रह गया। इस चुनाव में कांग्रेस ने 352 सीटों पर जीत हासिल किया और इंदिरा गांधी ने सबको बता दिया कि वो सिर्फ चुनाव ही नहीं जीत सकते हैं, बल्कि पूरे देश का एक ताकतवर नेता उभर कर आया है। उनकी ही अगुवाई में 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ और इस युद्ध में पाकिस्तान को एक करारी शिकस्त मिली और ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। 1974 में कई देशों के विरोध के बावजूद परमाणु बम का परीक्षण किया और अपनी ताकत को साबित कर दिया। कुछ ही सालों में इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाने लगा, लेकिन राजनीति में कामयाबी के साथ साथ विरोध भी चलते रहते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीता था। उनके विरोधी दल ने पर आरोप लगाया कि इन्होंने गलत तरीके से चुनाव का प्रचार किया और चुनाव में धांधली किया, जिसकी वजह से उन्हें जीत मिली। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने उन्हें इस चुनाव में धांधली का दोषी पाया और उन पर चुनाव लड़ने का रोक लगा दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की इजाजत दे दी। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 1975 में दिल्ली के रामलीला मैदान में जय नारायण प्रकाश ने उन पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। उसी समय पूरे देश में रेल हड़ताल, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दे चल रहे थे और फिर इंदिरा गांधी की कुर्सी डगमगाने लगी और जब उन्हें ये लगने लगा कि उसकी सरकार गिर सकती है, तब उन्होंने बहुत ही विवादित फैसला किया। 25 जून 1975 की आधी रात में पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया। लोगों के अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई और लमसम लोकतंत्र खामोश गया। करीब 2 साल पूरा देश आपातकाल के साए में जीता रहा। 1977 में जब चुनाव हुआ, जनता ने अपना गुस्सा वोट के जरिए दिखा दिया। इंदिरा गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा और पंजाब में भी कांग्रेस हार गई और अकाली दल ने प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई में जीत हासिल कर लिया। लेकिन इंदिरा गांधी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी और इंदिरा गांधी सत्ता में वापसी के लिए पंजाब की राजनीति पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। वहाँ उन्होंने एक स्थानीय प्रचारक को समर्थन दिया जिनका नाम था जनरल सिंह भिंडरवाले ने लगातार 3 सालों तक जमीनी स्तर पर काम किया और जगह जगह जाकर कांग्रेस को मजबूत करने की बात की। इसी के साथ 1980 के लोकसभा चुनाव में और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। इंदिरा गांधी सत्ता में एक बार फिर से वापस आ गई, लेकिन इस हार से अकाली दल के नेता काफी नाराज हो गए और तभी अकाली दल ने एक मांग उठाई, जिस मांग में यह कहा गया कि पंजाब को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए और अलग वैल्यू दिया जाए, जिसमें पंजाबी भाषा बोलने वाले का अलग एक दर्जा होना चाहिए। इस मांग को वो लगातार उठाने लगे और इस मांग को जनरल सिंह भिंडरावाले का भी खुला समर्थन
मिल गया। अकाली दल अपने बात को संवैधानिक और व्यवहारिक तरीके से रख रहा था, लेकिन भिंडवारे वाले का रास्ता वहीं बहुत ज्यादा कठोर था। उसकी भाषणबाजी धीरे धीरे और तेज होती गई और पंजाब का माहौल बदलने लगा और कुछ ही सालों में पंजाब में उग्रवाद बढ़ने लगा और पंजाब का माहौल डर और भय में बदलने लगा और चरमपंथी पंजाब में चारों तरफ फैलने लगा। सिख समुदाय की सबसे पवित्र जगह गोल्डन टेम्पल को उग्रवादियों ने अपना ठिकाना बना लिया। वहीं से ऑपरेशन चलने लगा और ये सबसे बड़ा नेटवर्क का मास्टरमाइंड था जनरल सिंह भिंडवारा वाले। पंजाब में दिन पर दिन हालात बिगड़ने लगे और इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि पंजाब में शांति फिर से वापस लाई जाए। आखिरकार जून 1984 में इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही मुश्किल और बहुत दुखद फैसला लेने पर मजबूर हो। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दे दिया और फिर भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल के अंदर जाकर ऑपरेशन को शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने वहां से उग्रवादियों को खदेड़ दिया। लेकिन इस ऑपरेशन में उग्रवादियों के साथ साथ कई निर्दोष लोग भी मारे गए। गोल्डन टेम्पल के अगला हिस्सा बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सरकार के लिए यह ऑपरेशन एक सुरक्षा अभियान था, लेकिन वहीं सिख समुदाय के लिए उनके धर्म और आस्था पर सीधा सीधा हमला था। इस घटना के बाद सिख समुदाय के मन में इंदिरा गांधी के प्रति बहुत ही गुस्सा आ गया और इंदिरा गांधी को भी सिख समुदाय का इस नाराजगी का एहसास था। उन्होंने सिख समुदाय के गुस्से को शांत करने की कोशिश भी किया। उन्होंने सिख समुदाय के कई बड़े नेता से मिले और सार्वजनिक बयान जारी किए। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें सिख समुदाय से कोई भी दिक्कत नहीं है और वो सिख समुदाय के खिलाफ नहीं। लेकिन उनका ये प्रयास सिख समुदाय का गुस्से को शांत नहीं कर पाया। धीरे धीरे उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें साफ साफ बताया था कि उनकी सिक्योरिटी में जो सिख समुदाय के गार्ड हैं उन्हें हटा दिया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी ने सुरक्षा एजेंसियों का ये सलाह मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि ऐसा करने से सिख समुदाय में एक गलत संदेश जाएगा और नाराज और भी ज्यादा बढ़ जाए और साथ ही उन्हें अपने सिख गार्ड पर पूरा भरोसा। इन्हीं गार्डों में से एक था बेअंत सिंह, जो पिछले 10 सालों से इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात था। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार ने बेअंत सिंह को अंदर से तोड़ दिया था। वो अक्सर अपने अंकल के साथ गुरुद्वारा जाना शुरू कर दिया था। एक दिन कथा सुनने के दौरान बेअंत सिंह बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और वहीं जोर जोर से रोने लगता है और तभी कहर सिंह ने उसे कहा कि पगले रो क्यों रहे हो, बदला लो। यहीं से बेअंत सिंह के मन में ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने का मन पक्का हो गया। उसके दिमाग में इंदिरा गांधी को मारने का खौफनाक प्लान बनने लगा। कुछ दिन बाद बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात सतवंत सिंह को अपना पूरा प्लान बताया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सतवंत सिंह के मन में भी इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्सा और नफरत भर चुका था। उसके दिल में भी बदले का आग जल रही थी। इसी वजह से बेअंत सिंह का प्लान सुनने के बाद बिना सोचे बिना समझे सतवंत सिंह उसके प्लान में शामिल हो। एक दिन सतवंत सिंह प्रधानमंत्री आवास में अपने ड्यूटी पर था। तभी उसकी नजर एक बाज पर पड़ी जो परिसर के अंदर एक पेड़ पर बैठा हुआ था और तभी सतवंत सिंह ने बेअंत सिंह को आवाज लगाया और बुलाया और बेअंत सिंह को उस बाज को दिखाया। और सिख धर्म में बाज को बहुत ही खास माना जाता है। सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ बाज का बहुत ही गहरा संबंध माना जाता है। इसी वजह से सिख समुदाय में बाज को सुख संदेश समझा जाता है। दोनों ने इस घटना को एक इशारा माना। उन्हें लगा कि जैसे गुरु की तरफ से कोई संदेशा आया हो। उस पल के बाद दोनों ने ये तय कर लिया था कि अब बस और इंतजार नहीं करना है और गुरु का आदेश का पालन करते हुए उन्हें जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। अक्टूबर आते आते लगभग पूरा प्लान तैयार हो चुका था। इसके बाद बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने कहर सिंह से मुलाकात किया और इसके बाद तीनों के बीच गहरी बातचीत हुआ और जिसके बाद 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी के लिए तय कर दिया और सतवंत सिंह ने अक्टूबर महीने के लिए अपनी ड्यूटी गेट के पास लगा लिया। इस गेट के पास एक बाथरूम भी था। सतवंत सिंह ने पेट खराब होने का
बहाना बनाया और हेड कांस्टेबल लाल सिंह की जगह पर अपनी ड्यूटी बदल लिया। बेअंत सिंह ने भी सुबह की ड्यूटी के लिए नारायण सिंह से अपना शिफ्ट बदल लिया। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी ने एक ब्रिटिश अभिनेता और फिल्मकार को इंटरव्यू देने के लिए वही इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। यह इंटरव्यू इंदिरा गांधी के ऑफिस के पास ही बगल में बंगले में होना तय था, जो बस कुछ कदमों की दूरी पर था। इसी वजह से इंदिरा गांधी ने तय किया कि वो उस जगह तक पैदल ही चलकर जाएंगे। सुबह 9 बज चुके थे और इंटरव्यू की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। बस कुछ ही मिनटों में इंदिरा गांधी को निकलना था। जैसे ही इंदिरा गांधी चलते हुए गेट तक पहुंचती हैं, उनकी नजर अपने सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड बेअंत सिंह पर पड़ती है। हमेशा की तरह इंदिरा गांधी ने हल्की मुस्कान के साथ बेअंत सिंह को नमस्ते कहा, लेकिन आज बेअंत सिंह के चेहरे पर न तो कोई मुस्कान थी और न ही तो कोई सम्मान। और अगले ही पल बेअंत सिंह अपना सरकारी रिवॉल्वर निकालता है और पल में ही उन पर लगातार 3 गोलियां चला देता है। गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ती हैं, लेकिन गिरते गिरते वो कहते हैं कि बेअंत तुम ये क्या कर रहे हो। इंदिरा गांधी को गिरते देख इस साजिश में शामिल दूसरा बॉडीगार्ड सतवंत सिंह घबरा जाता है। यह देखकर बेअंत सिंह चिल्लाता है और कहता है कि देख क्या रहा है, गोली चला। और फिर सतवंत सिंह ने अपना ऑटोमेटिक बंदूक उठाया और इंदिरा गांधी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास तैनात सुरक्षा गार्ड और आईटीबीपी के जवान दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच जाते हैं। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को उन गार्डों ने चारों तरफ से घेर लिया। जवाबी गोलियां चलाई गई और जवाबी गोलीबारी बेअंत सिंह वहीं पे ढेर हो, जबकि सतवंत सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे जिंदा पकड़ लिया गया। इतनी गोलियां लगने के बाद भी इंदिरा गांधी की सांसें अभी भी चल रही थी, वो अभी भी जिंदा थी और वहाँ पे मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें उठाया और हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया। बिना देर किए एम्बुलेंस सीधे एम्स की तरफ दौड़ पड़ी। सुबह लगभग 9:30 पर इंदिरा गांधी को एम्स में पहुंचाया गया। देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर उनके इलाज में जुट गए। ऑपरेशन थिएटर बाहर सोनिया गांधी का रो कर बुरा हाल हो चुका था। राजीव गांधी उस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। तब तक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी एम्स पहुंच चुके थे। उनके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि डर भी साफ दिखाई दे रहा था। डर इस बात का था कि अगर इंदिरा गांधी नहीं बची तो देश एक बार से चल उठेगा। लगातार कई घंटों तक ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स ने वो कोशिश किया जो कि नामुमकिन था, लेकिन जख्म इतने गहरे थे और खून जरूरत से ज्यादा बहा था, इसलिए डॉक्टर की हर नाकाम कोशिश नाकाम हो। आखिरकार दोपहर लगभग 2 बजे डॉक्टर ने इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया। लेकिन सरकार के लिए ये मौत की खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खबर थी जो पूरे देश को आग में झोंक सकती थी। इसी डर की वजह से इंदिरा गांधी की मौत की खबर शाम तक लगभग मीडिया से छुपा कर रखी गई। राजीव गांधी को तुरंत ही संदेशा भेजा गया और कुछ ही घंटों में राजीव गांधी पहुंच चुके थे। लेकिन राजीव गांधी को आते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता में चर्चा शुरू हो गई और सवाल से एक था कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो। दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह थी कि उसी दिन मौत हुई थी और लोगों को प्रधानमंत्री की पड़ी हुई। उनकी क्रियाक्रम का कोई नहीं सोच रहा था, लेकिन इन कांग्रेस के नेताओं ने ये जरूर सोच रहा था कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। दोस्तों, आज अगर कांग्रेस पूरे देश से बाहर हो चुका है तो इसकी वजह कहीं न कहीं उनकी परिवारवाद नीति है। दोस्तों, क्या लगता है भविष्य में कांग्रेस कभी सत्ता में आ सकती है या फिर बीजेपी भी हमेशा राज करती रही? इसके बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे इंदिरा गांधी की मौत हुई थी और क्यों हुई थी और क्यों आज के डेट में कांग्रेस लगभग पूरे देश से निकल चुका है, क्यों कांग्रेस को हर राज्य में हार का सामना करना पड़ता है। आप यहाँ पे यह सोच सकते हैं कि एक बड़ी पार्टी जो कि उस समय के सबसे बड़ी पार्टी थी, उसका एक नेता मारा जाता है और उसी दिन ये पूछा जाता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। कांग्रेस के नेता लोग उसी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये तो आप लोग बखूबी जानते होंगे। तो चलिए इस वीडियो से आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।